हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन होंगे और आपको कमेंट में बताना है कि आपके 37 में से कितने सही क्वेश्चन इसमें हुए हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर विजिट करके वहां पर भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कंटेंट पसंद आए ना लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। अच्छा, स्वर क्या होता है? स्वर वह है जो स्वर किसको कहते हैं? स्वर बोलते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं वे होते हैं स्वर। समझ में आ गए? और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे तो स्वर, जो व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से की सहायता से बोले जाते हैं। इस समय कुल वर्ण कितने हैं? कुल इस समय जो कुल वर्ण है वो आपके 53 है। 53वां वर्ण जो आया है वो अड़े आया है, ये मराठी भाषा का। समझ में आ गया ये? और अब कितने हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। ये वोवेल्स, ये कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्वर नहीं है? स्वर 11 होते हैं। अब इसमें देखो, ये ए भी स्वर है, ई भी स्वर है, आ भी स्वर है, लेकिन रे नहीं है। रे को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। समझ में आया? रे को अर्ध स्वर भी कहते हैं और लुंठित लुंठित वर्ण भी कहते हैं इसको। किसको? रे को। समझ में आ गया? तो रे इसमें स्वर नहीं है। रे को हम लिख सकते हैं लुंठित, लुंठित या अर्ध स्वर, अर्ध अर्ध स्वर भी कहते हैं। समझ में आया? आधे स्वर की तरह। निम्नलिखित में अर्धविराम का चिन्ह का कौन सा है? अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ये तो आपका प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। ये आपका अल्प विराम है, अल्प विराम। ये आपका है उपविराम, उपविराम। तो अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अपने आप से भी आप इनके आंसर दे दीजिए। प्रैक्टिस सेट बहुत एक नंबर का लाजवाब प्रैक्टिस सेट है। आप कंप्लीट अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल पेपर जैसा। जब आप डेली क्लास देखोगे ना तो पेपर में जब बैठोगे तो फीलिंग आएगी बिल्कुल कि मैं तो ये बहुत दे चुका हूँ प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल पेपर लेवल का गद्यान सब कुछ इसमें कंप्लीट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? हाँ, वर्तनी से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें अधीन शब्द लिखा गया है। अब आपको बताना क्या होता है। आधीन नहीं होता है, अधीन भी नहीं होता है, आधीन भी नहीं होता है। अधीन शब्द सबसे बेस्ट है। इसमें ऑप्शन बी। आप खुद से भी लिखो, अगर मैं कहूं मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं तो तुम खुद से भी लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे अधीन। बस खुद से लिखो वो शब्द और फिर मैच कर लो, वही आपका सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अच्छा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मुख्यतः तो 3 होते हैं, लेकिन जो जातिवाचक जो समूहवाचक संज्ञा है उसके 2 पार्ट्स और हो जाते हैं। ठीक है ना? अब देखते तो देखो, भाववाचक संज्ञा संज्ञा हो सकती है? नहीं। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें गुण भाव के बारे में बताया जाए। जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते। जैसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? किसी का गुण हो या रंग हो, दशा, दिशा, ये कुछ भाववाचक संज्ञा के भेद होते हैं। अंत में इत्व त्व त्व प्रत्यय लगाने पर भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी जाति का बोध हो, जैसे गाय, गाय से गाय जाति का बोध हो रहा। और हम पूरा पशु, पशु से पशु पूरी जाति का बोध होता है। और द्रव्यवाचक में आता आपका जैसे सोना, चांदी, ये सब इसमें आते हैं। तो गंगा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आप इसको हटा लेना। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसको हटा लो, इसको। ये भाववाचक नहीं है। ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा कौन सी संज्ञा आपकी? गंगा आपका
व्यक्तिवाचक आता है, व्यक्तिवाचक में आता है व्यक्तिवाचक। ये आपका इसमें डी ऑप्शन सही होगा। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, पेंट काम नहीं करता। चलो देखते हैं नेक्स्ट कि किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। संयुक्त सर्वनाम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि संयुक्त सर्वनाम में कोई या कुछ आता है। कोई या कुछ जब आ जाए तो वह संयुक्त सर्वनाम आता है। अनिश्चयवाचक में अब इनमें से कोई नहीं। निश्चयवाचक में होता है यह, वह, यह, वह। जैसे इसमें कह दी यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, या फिर कहूँ यह किताब, वह आदमी। मैं निश्चित कर रहा कि वह आदमी, मैंने उंगली करके इशारा करके बता दिया कि वही आदमी है, यही किताब है। और संयुक्त सर्वनाम होता है जैसे कोई आया है, मैं नहीं जानता कोई आया है, कोई या कुछ। और जैसे ये किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, तो किसी शब्द होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है किसी को बुलाओ। अब किसी को बुलाओ में क्या नाम है किसी का, नहीं है। क्या पता है किसके बारे में जिक्र किया गया, नहीं किया गया। तो किसी को बुलाओ का मतलब होता है किसी शब्द में अनिश्चय है, हमें ये नहीं पता कि किसकी बात कर रहे हैं आप। आपने कहा कि किसी को बुलाओ, अब मैं पूछूंगा भाई किसको बुलाओ, नाम तो बताओ, किसको बुलाओ, समझ गए। अगर ये कहा कि वह या उसको बुलाओ जो वह खड़ा है, तो पे इशारा करके बता रहा है तो वो निश्चय हो जाएगा कि हाँ भाई उसकी बात कर रहा, समझ रहे। लेकिन किसी को मैं तो अनिश्चय है, यही नहीं पता कि किसकी बात कर रहे हो। समझ में आ गया आपका। अच्छा, ये सर्वनाम की बात थी। अगर मैं सर्वनाम की बात कर लूँ आपका, तो सर्वनाम जो होते हैं इसके कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी होती है, वो 11 होती है। नेक्स्ट, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या बोले हैं, उसको बोलते हैं विशेष्य। अब कैसे, जैसे मैंने बोला काला पानी, काला पानी, तो काला है जो, ये तो आपका विशेषण हो गया। विशेषण हमेशा विशेष्य की विशेषता बताते हैं, और किसकी विशेषता बताई जाती है, पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी काला है, तो ये क्या होगा आपका, पानी आपका विशेष्य होगा और काला आपका विशेषण। और जो विशेष्य की विशेषता बताई जाती है वही विशेषण होता है। नेक्स्ट, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसमें टहलना क्या है, टहलना शुरू में आया है, ये क्रिया नहीं होगी, याद रख लेना, ये क्रिया तो होएगी नहीं, और ये संज्ञा भी नहीं है, ये विशेषण भी नहीं होता टहलना। ये क्रियात्मक संज्ञा है। जब भी हम क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में करते हैं तो उसको क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं, और ये हमेशा एक वचन में रहती है और पुल्लिंग होती है, हमेशा एक वचन होती है और पुल्लिंग। समझ में आएगा, एक वचन और पुल्लिंग होती है, हमेशा याद रख लेना क्रियात्मक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताओ। तो क्रिया विशेषण के हम 4 प्रकार में हम यहाँ देख लेते हैं। क्रिया विशेषण में एक होता है काल, स्थान, रीति और परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। रीति कब लगेगा, कैसा, जब कैसा का जवाब मिले, कैसा या कैसी का, तो वहां तो लगेगा रीति। स्थान, जब कहाँ का जवाब मिले तो वो स्थान। काल का मतलब होता है कब। परिमाण में आप कितना शब्द जोड़ सकते हैं, ये तब आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कितनी प्रतिपूर्ति, ये तो कितनी से तो नहीं आया, कितनी प्रतिपूर्ति, अंशतः यानी थोड़ी, थोड़ी प्रतिपूर्ति, परिमाण को बता रहा, मात्रा को बता रहा, ये शब्द अंशतः, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे कैसा और कैसी को बताता, तो जैसे कैसी प्रतिपूर्ति है इसमें, नहीं। कहाँ प्रतिपूर्ति है, तो स्थान को बता रहा है, स्थान। अंशतः का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ये परिमाण को बता रहा, परिमाण यानी मात्रा को बता रहा। तो इसमें कितना शब्द लगाओ क्रिया में कि कितनी प्रतिपूर्ति, कितनी प्रतिपूर्ति, कितनी प्रतिपूर्ति, अंशतः यानी थोड़ी प्रतिपूर्ति। समझ गए ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में आप कैसे, मेरा या मेरी लगा दो, होता या होती लगा दो, होता है या होती है, होती है, ये लगा दो। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में अब देखो, मेरा देश, मेरा आ गया ना, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। द्वीप, मेरा द्वीप, या द्वीप होता है, होती है, द्वीप होती है नहीं, उधर द्वीप होता है, ये पुल्लिंग हो गया। नगर होता है या ना होती है, नगर होता है, पुल्लिंग।
झील होती है या होता है? होती है, ये स्त्रीलिंग। तो यही इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन, हिंदी में दो वचन होते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, दो वचन। एक होता है आपका एक वचन, एक वचन, एक होता है आपका बहुवचन, एक होता है आपका बहुवचन। सदैव एक वचन, एक वचन का एक भेद होता है, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन। यहां से क्वेश्चन अब बनते हैं। इसका होता है एक सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन। देखो, जो चीज को हम गिन नहीं सकते, जो गिना ना जाए, जैसे आपका पानी एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में पानी होता है आपका। समझ में हो गया? और क्या हो सकता है? तेल हो सकता है, घी हो सकता है, वर्षा हो सकता है आपका, गिन नहीं सकते ना। और बहुवचन में होते हैं हमेशा युग्म, सदैव बहुवचन में युग्म, जैसे जूता हो गया, चश्मा हो गया, आपका कपड़े हो गए, सदैव बहुवचन होते हैं। तो इसमें बहुवचन कौन सा है? माता बहुवचन नहीं है, लड़का भी नहीं है, प्राण बहुवचन है इसमें। प्राण निकल गए, प्राण कहते हैं ना उसका, प्राण निकल गया, निकल गया थोड़ी कहते हैं, प्राण निकल गए, गए शब्द आता है इसमें। तो ये बहुवचन आ गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आम खाया है, इस वाक्य में काल बताना। काल कितने तरह के होते हैं? काल होते हैं तीन तरह के। एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, और एक होता है आपका भविष्य काल। ये समझ में आ गया? याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, 653 से याद रखो। 6 भेद भूतकाल के होते हैं, 5 वर्तमान के, और 3 होते हैं भविष्य काल के। तो इसमें मैंने आम खाया है कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल होता है, जिसमें रहा रही रहे आता है, रहा रही रहे, रहा रही रहे। और ये भूतकाल में रहा था, आता, थी। ठीक। आसन भूतकाल, इसमें आसन भूतकाल ही है, जब हाल फिलहाल में ही कोई घटना घटी हो। मैंने आम खाया है, यानी अभी अभी खाया है मैंने आम, अभी अभी खाया मैंने। इसमें कह सकते हैं निकट भूत में, निकट भूत में जब काम हो में काम। समझ गए? सामान्य भूतकाल क्या होता है? वह गया, जैसे वह गया, सामान्य भूतकाल है। हेतु हेतु मध्यकाल का मतलब होता है यदि शब्द आएगा, यदि तुम आते तो मैं जाता, तो ये समझ में आ गया? ये आपका भूतकाल का है। अपूर्ण भूतकाल समझ में आएगा। आसन भूतकाल, अभी खाया है, आ है, ई ए है, ये शब्द आता है इसमें। समझ में आ गया? मैंने आम खाया है यानी अभी खाया है फिलहाल में, तो आसन भूतकाल हो गया। नेक्स्ट है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य बताना। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, क्रियापरक होते हैं, ये क्रिया से विशेषता बताते हैं। वाच्य तीन तरह के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य में सारा बोझ भार कर्ता के ऊपर रहता है, वो आपका कर्तवाच्य होता है, जिसमें सारा बोझ भार कर्ता के ऊपर रहता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम नहीं पढ़ी किताब है। जैसे कहे मोहन गाना गाता है, कौन काम कौन कर रहा है इसमें? मोहन खुद कर रहा है, किसी से नहीं करा रहा ना। और जब काम किसी और से कराया जाए, जब कोई काम कोई और करे, तो वहां पर होता है कर्मवाच्य। जैसे राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, यानी राजन द्वारा किताब पढ़ी गई, या किताब राजन की नहीं है, राजन द्वारा पढ़ी गई। यार जब मैं किताब पढ़ता हूं, तो मेरे द्वारा काम किया गया, तो कर्तवाच्य है। जब के द्वारा शब्द कर्मवाच्य में, हमेशा के द्वारा जब किसी दूसरे से हम काम कराते हैं तो कर्मवाच्य आता, तो इसमें कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य में हमेशा असमर्थता होती है, असमर्थता प्रकट करती जाती है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सब समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं आपके हिंदी के, चाहे 20, 30, 32 जितना भी टॉपिक है, सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं। कंप्लीट पैक मिलेगा आपको यहाँ पर। इनमें से कर्म कारक चिन्ह कौन सा है? अच्छा, कारक को हम क्या बोलते हैं? कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। इसको बता देता हूं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अपादान से, यह अपादान यहाँ अलग, अलगाव की स्थिति में आता है, अलगाव वाली स्थिति में, जैसे पेड़ से फल टूट कर गिरा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा अपादान से संप्रदान, संप्रदान को संप्रदान के लिए, जब जैसे वह सीता के लिए फल लाया, जब जिसके लिए कोई काम है, संबंध हो जाएगा। संबंध का की के संबोधन होता है, जैसे अजी, अहो, हे, ये शब्द विस्मय बोधक वाले। अधिकरण होता है,
अधिकरण होता है आठवां, जिसमें में और पर आता है, जब कोई चीज किसी के अंदर होती है किसी के ऊपर होती है। समझ में गए? तो इसमें कर्म कारक का चिन्ह कौन सा? को। ये आपका कर्म कारक का है। समझ में आ गया? ये आपका अधिकरण का हो जाएगा, ये आपका अधिकरण का हो जाएगा, ये आपका कर्ता का हो जाएगा। ये किससे? या तो इसको आप अपादान से लगा सकते हैं, अपादान से, अपादान का भी लगा सकते हो उसको, और संप्रदान उसको करण का भी लगा सकते हो। समझ में आ गए? देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव हमें ढूंढना। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से बदल कर ले लिए गए हैं, और उन शब्दों को हम, कठिन शब्दों को जब हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो वही होते हैं हमारे तद्भव शब्द। अब सबसे आसान इसमें कौन सा लगा? ये तत्सम शब्द हो सकता है? ये तद्भव नहीं हो सकता। देखो आश्चर्य, बोलने में इतना कठिन। तो तत्सम शब्द में ऊपर वाला रहा है, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं इसमें आधा पूरा अक्षर आते हैं, तो आश्चर्य का होता है अचरज, अचरज होता है तद्भव। अग्नि का आग होता है, आग ही तो बोल रहे भाई, आग लगा दो। उल्लास का हम हुलास बोलते, क्या हुल्ला काट रहे भाई, हुलास। लेकिन इलायची का तत्सम होता है एला, एला होता है इलायची का तो तद्भव शब्द यही है आपका, ऑप्शन बी। समझ गए? नेक्स्ट, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना आपको कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसका विच्छेद कर लेते हैं। इसका होता है अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। तो जब ई प्लस आ जुड़ते हैं, या अ या आ जुड़ते हैं, या फिर हम कुछ भी इसमें कहें, अगर मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, तो इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें होती है आपकी गुण संधि। समझ में आ गई? कौन सी गुंधी? गुण संधि थोड़ी होगी इसमें, इसमें गुण संधि नहीं होगी। अत्याचार में होती है आपकी यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है, गुण संधि नहीं होती, सॉरी। इसमें जब ई या ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आते हैं, प्लस भिन्न स्वर, जब भिन्न स्वर आते हैं तो इसका यह हो जाता है। समझ में आ गए? तो इसका अत्याचार में अति जमा आचार्य, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका मेथड कौन सा काम किया है? वन प्लस, इसमें थर्ड प्लस वन का काम करता है। देखो 1+1 2+2 ये तो होते हैं गुण संधि में जब समान होते हैं। 1+2 ये बता दूंगा मैं क्या होता है, ये आपके गुण संधि में होते हैं। यण संधि में आपका 2+1 आ जाता है। 2+1 का मतलब होता है ई के साथ में जब ए आ जुड़ जाता है। तो अगर संधि आप पढ़ना चाहते हैं बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको बता दूंगा। मैं फर्स्ट पे किसको रखा हूं, टू पे किसको रखा हूं, और थर्ड को, बस इन तीन ही नाम से मैं आपको बता दूंगा सारी की सारी संधि। अत्याचार में उपसर्ग अति आ गया, आपको समझ में आ गया। हिंदी कोश में पहले कौन सा शब्द आएगा, इंपोर्टेंट है, तो हम बताता हूं, थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले आता है आपका ये वाला अंग वाला, फिर ये चंद्र बिंदु वाला आता है, उसके बाद ये डबल बिंदु वाला है, फिर आपका ए आता है। समझ में आ गया? तो अब हम देख लेते हैं इनको तोड़ करके कौन सा आएगा। देखो द, आधा द, और ये ए आ जाएगा स्वर। स्वर में तोड़ेंगे ना, कोई भी जो वर्ण होता है, इनको वर्ण इसलिए तो बोलते हैं, समझ गए। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर व्यंजन। अब ये खाली क्या है, ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया। और फिर क, अक्षय कैसे बनता है आप जानते हैं? क और श से, और फिर इसको भी ए में तोड़ दो, ये बन गया दक्ष। द्रव्य में जिसके ऊपर ये, जिसके नीचे रे रहता है ना, वो अक्सर हमेशा आधा ही रहता है, याद रख लेना। ये द आधा है इसमें, और रे जमा ए प्लस वे इसमें आधा है, और ये, और फिर जमा ए आ जाएगा। तो इसमें हमको देखना है, ए इसमें पहले आ रहा तो ये तो होगा नहीं। अब द्वय देख लेते हैं, इसमें आधा द आ जाएगा प्लस वे, और फिर ए, और जमा ये, और फिर इसका ए आ जाएगा। समझ में आ गए? दंड को देख लेते हैं, द आ जाएगा, आधा द, और अंक की बिंदी आ जाएगा, और ड आ जाएगा आधा, फिर आपका ए आ जाएगा। अब देखो द के बाद यहाँ ए है, यहाँ रे है, यहाँ वे है, तो द के बाद डायरेक्ट रे तो आएगा नहीं, ये तो होएगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये भी नहीं होगा आपका। अब ए और इसमें कंफ्यूजन है। देखो यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ ए है और यहाँ अंग है, तो ये मैंने इसलिए बताया कि सबसे पहले आपका ये अंग आता है, और ये अंग आता है अंग की बिंदी वाला, ये समझ में आ गया ये। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ये बहुत कंफ्यूजन इसमें हो गया, ये गड़बड़ हो गया इतना सब साफ सफाई इसमें। ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा। काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने लिख लिख के बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनोती शब्द में प्रत्यय बताओ। तो मन ओती को पहले तोड़ेंगे हम। मन जमा ओती होता है। अब हर किसी में संधि नहीं होती, ये भी चीज याद रख लेना। तो ओती जैसे पनोती, मनोती, लखनौती, ये सब क्या होता है, ओती एक प्रत्यय होता है। तो इसमें ओती छोटा वाला नहीं आएगा, ये बड़ी की मात्रा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है। अति का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा। वृष्टि यानी वर्षा, ज्यादा वर्षा को हम बोलते हैं अतिवृष्टि। अगर बिल्कुल भी वर्षा ना हो तो उसको अनावृष्टि बोल देते हैं। तो विपरीत आ जाएगा ऑप्शन ए इसका, अनावृष्टि। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जैसे एकार्थी, जैसे अनेकार्थी, भिन्नार्थी, भिन्नार्थी भी होते हैं ना भाई, एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं जिनको, या फिर समानार्थी होते हैं, समानार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। समझ में आ गए। तो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। अब अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, परिवार का परिवार ही रहता है, ये तो होगा नहीं। दोस्त को हम दोस्त ही रहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। कबूतर को उसके अलावा और कोई अर्थ नहीं होता, कबूतर का कबूतर ही रहेगा। पर्यायवाची हो सकता है लेकिन अर्थ अलग नहीं हो सकते। अंक को हम क्या कह सकते हैं, अंक को हम गोद भी कह सकते हैं, अंक को हम संख्या भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो ऑप्शन ए का सही हो जाएगा 20वीं का। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। देखो दंपत्ति एक होता है जो पति पत्नी का जोड़ा होता है, पति और पत्नी के जोड़े को हम दंपत्ति बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं युगल। युगल बोलते हैं पुरुष और स्त्री के जोड़े को। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। उसको, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसको बोलते हैं आस्तिक, आस्तिक, और जो नहीं करता विश्वास उसको बोलते हैं नास्तिक। अब नेक्स्ट देखो, सूर्य उदय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। ये सब दिए गए हैं। इसमें अयादी होता है पांचवा, पांचवा क्या होता है, अयादी होता है। समझ में आ गया। अब इसको तोड़ लेते हम। ये आ जाएगा सूर्य जमा उदय आ जाएगा, सूर्य जमा उदय आ जाएगा। जब यहाँ पर ए प्लस उ जुड़ता है, ए प्लस उ का मतलब होता है ओ की मात्रा, और ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये हमेशा गुण संधि में आता है। तो सूर्योदय में कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि रहेगी। कौन सी, गुण संधि। नेक्स्ट, आजीवन में कौन सा समास है। इसमें आ शब्द आ गया, ये प्रत्यय शब्द है। जैसे आ शब्द आ जाए, कहीं प्रति शब्द आ जाए, यथा शब्द आ जाए, रिपीट शब्द आ जाए 2 बार, तो वहां पर ये प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें समास में प्रथम पद प्रधान रहेगा और गौण रहता है, अव्यय रहता है। अव्यय उसे कहते हैं जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। तो ये अव्यय भाव समास होता है। ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट, उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा में वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना। तो इसमें विधिवाचक तो एक साधारण होता है, निषेधात्मक में नहीं शब्द आता है इसमें। इच्छावाचक की, अगर इच्छावाचक में हम कहते हैं तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, आदेश है, इसको आदेश भी कह सकते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम वहां जाओ, ये भी कह सकते हैं। संदेहवाचक होता है, संदेह, या हम कह सकते हैं इसको दुविधा, कि भाई दुविधा की स्थिति है, ये दुविधा की स्थिति है कि उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा, मुझे पक्का नहीं कह सकता लेकिन कर दिया होगा, यानी मुझे अभी भी दुविधा में हूं, मुझे कंफर्म नहीं हूं कि काम किया है नहीं किया। समझ गए। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भाव इंपोर्टेंट है। संचारी भाव जो होते हैं, जो हमारे मन में संचरित होते हैं अल्पकाल के लिए, उनको संचारी भाव कहते हैं। जैसे आपका इंपोर्टेंट वाले लिख देता हूं, अमर्ष होता है, अमर्ष इंपोर्टेंट है, अमर्ष याद रखना। ये टोटल 33 होते हैं, 33। ठीक है। हम आपकी रसचंद अलंकार की भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत पावरफुल वीडियो रहेगी।
परेशान मत होइए, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में आपका क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट की राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो अभी हम छंद को हम क्या कहते हैं? छंद को हम पिंगल भी कहते हैं, छंद को पिंगल भी कहते हैं। ठीक है, चौपाई छंद, रोला छंद, अब इनके बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूं। देखो ये जो लिखे हैं आपके छंद में, एक होते हैं मात्रिक छंद और एक होते हैं, एक वारणिक छंद होते हैं, फिर तीसरे होते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद निराला की जूही की कली उदाहरण है। वारणिक छंद में वर्णों से जो चमत्कार होते हैं, मात्रा में मात्रा के द्वारा चमत्कार। मात्रिक भी तीन तरह के होते हैं, एक सममात्रिक, एक अर्धसम, अर्धसम एक होता है विषम। विषम में कुंडली और छप्पे आते हैं। शम और अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, रोला, उलाला आते हैं, बरवे आते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले मात्राएं। देखो अगर छोटे अक्षर है ए, ई और उ, री, इनकी तो लगेगी एक मात्रा, ये हर्ष स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा लगेगी। समझ में आ गए? हर्ष की देखो, हर्ष की क्या, देखो हर्ष की मात्रा लगेगी, हर्ष स्वर की एक, और दीर्घ स्वर की मात्रा जो लगेगी वो लगेगी दो। समझ में आ गया? अब राम है तो ये दो आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, ये दो। फिर अगर कभी किसी में आधा अक्षर दिया है तो आधे अक्षर का जो पहला वर्ण रहेगा वो डबल मात्रा का हो जाएगा, जैसे दो हो जाएगा, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, और ये दो हो जाएगा, और ये भी दो हो जाएगा। फिर यहाँ जो अंक की बिंदी वाला होता है ना, जो इसको भी हम दो में काउंट करते हैं, फिर एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर ये छोटी वाला ई है ना, तो एक ही रहेगा, एक रहेगा, एक रहेगा, फिर ये भी एक रहेगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है, ये एक है, ये एक है, फिर ये भी दो और ये भी दो। अब इनको काउंट कर लो, यहाँ अल्पविराम लगा है, दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, और दो 10, और दो 12, और चार 16। तो 16 मात्राएं न रोले में होती, न दोहे में, न सोरठे में, तो चौपाई में होती है प्रत्येक चरण में। अब इसमें देखो मात्राएं, ये दो और दो चार, और तीन 7, और तीन 10, और दो 12, और चार 16, इसमें भी 16। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है, रोला में 24 मात्राएं, दोहे में 13, 11। ये विषम चरणों में 13 13 मात्राएं, और ये सम चरणों में 11 11 मात्राएं। सोरठे में जो होती है ये विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, और सम चरणों में 13 13 मात्राएं। ये इसका उल्टा होता है। समझ गए? नेक्स्ट, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवर्ती हो तो अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अगर वर्णों की आवर्ती, एक वर्ण कई बार रिपीट होता है, मुदित, महिपति, मन, इस तरह से आप कर रहे, या शेष, गणेश, महेश, रमेश, दिनेश, स वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। जहां अभेद आरोप हो, अभेद आरोप हो, आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे सियामुख चंद्र समान, सियामुख चंद्र सा नहीं, चंद्र सिया के मुख में चांद में कोई अंतर ही नहीं, जहां अंतर खत्म हो जाए। उपमा, जहां तुलना की जाए कि हरिपद कोमल कमल से, तुलना कर दी कि कमल से भी कोमल है, तो ये होता है उपमा में हमेशा तुलना की जाती है। समझ गए? उत्प्रेक्षा का जहां संभावना, संभावना होती है, इसमें मनु मानो, मनु जानो जनो, मानो वो ये हो गया, मानो ये वो हो गया। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती, वर्णों की आवर्ती अलंकार की वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थोता बाजे लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। तो थोता चना और बाजे घना, तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देसिल बाइना सब जिन मिट्टा तय तेसन जप ओ अब हट्टा, किसका कथन है? अब हट के कवि कौन थे जो फेमस थे? वो विद्यापति जी हैं। और इन्होंने जो कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, ये दोनों अब हट में लिखी गई है, और ये बहुत बार पूछी गई है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना भैया। तो विद्यापति जी हो गए आपके विद्यापति। ठीक है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? कवियों में राजकुमार, कवियों में राजकुमार। कासगंज पटियाली में इनका जन्म हुआ था। सितार, तबले, खड़ी बोली का आविष्कारक ये माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? उपभाषाओं की संख्या 5 होती है, उपभाषाओं की संख्या 5 होती है। पूर्वी होती है, जैसे पूर्वी होती है, पश्चिमी होती है, बिहारी होती है, राजस्थानी होती है, और पहाड़ी होती है।
तो लोधांती जो आती है आपकी, वो किसके अंदर आती है? किसके अंदर आती है? बुंदेली, खड़ी बोली, मालवी, छत्तीसगढ़ी, किसके अंदर आती है? बुंदेली के अंतर्गत आती है। बुंदेली के अंतर्गत ये आती है। जैसे मैं बताऊं कि जो लोधा आंटी जो है वो बूंदी बना रही, क्या बना रही? बूंदी बना रही। इस तरह से याद करोगे। लोधांती, आंटी आ रहा ना, तो आंटी बूंदी बना रही, बूंदी का रायता मान लो कि बूंदी का रायता बना रही, बूंदी का। कौन? लोधांती आंटी बुंदेली का रायता बना रही। ये किसकी है? ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ब्रज भाषा, खड़बोली, कन्नौजी, बुंदेली। ये बुंदेली किसकी बोली है? ये लोधांती का ही नाम है इसको, बुंदेली। समझ गए? लोधांती बुंदेली आंटी बूंदी के लड्डू बना रही है, ये कैसे हो सकते हैं? अब देखो, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए यार, ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो जो ये पंक्ति है ना, ये पंक्ति आपकी है किसकी? जगनिक की। किसकी है? जगनिक की। अब कैसे याद करोगे कि भाई 12 बरस लो कुकर का मतलब होता है 12 बरस लो तो कुत्ता जी रहा है और 13 बरस लो सियार जी रहा है। भाई जग में ये कैसी रीत है? ये जग की कैसी रीत है कि 12 बरस लो कुकर जी रहा है और 13 लो सियार जी रहा है? जग की कैसी रीत है? समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, प्रेम रतन धन पायो है, प्रेम रतन धन पायो, या राम रतन धन पायो है, श्याम रतन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे निज भाषा उन्नति, निज भाषा उन्नति, निराला की तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर सी मैंने देखी वो इलाहाबाद के पथ पर। ये इसकी लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? देखो आप लगाओगे तुरंत कि अमीर खुसरो, गलत। अमीर खुसरो को बोलते हैं कवियों में राजकुमार, कवियों में राजकुमार। और कवियों का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही बोलते हैं, कलम का सिपाही भी कहते हैं। और ये गलत हो गया इसमें, ये नहीं होगा, सॉरी, ये शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, इसमें ये वाला आप लगाओ, शमशेर बहादुर को बोलते हैं। ये इसमें गलती से लग गया। ठीक है, ये नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं होगा, इनको निराला भी बोलते थे, निराला। तो इनको बोलते थे आपको कवियों में कवि, कवियों में या कवियों का कवि, इनको बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ये रासो संप्रदाय से संबंधित होती है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की है। जगनिक की रचना कौन सी है? ये परमाल रासो है। जगनिक की परमाल रासो है। नरपति नालय, नरपति नालय। और ये सारंगधर, सारंगधर का क्या हो सकता है? हमीर, हमीर रासो। नरपति का बीशल देव, बीशल देव। ठीक है, ये रासो संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, अब गद्यांश है, इसके 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, उनके उत्तर आपको देने हैं गद्यांश के। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं बल्कि समाज में कानून का पालन कराना और लोगों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना भी है। एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाता है, जिससे समाज में विश्वास और व्यवस्था बनी रहती है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत कैसा देश है? तानाशाही तो नहीं है, राजतंत्र साम्राज्यवादी नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। समझ गए क्या? ये तो आप कॉमन सेंस दे सकते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यापार करना, शिक्षा देना, लोगों के साथ मारपीट करना, ये भी नहीं होता। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। ठीक है, बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है इसमें? पुलिस की तानाशाही, राजनीति में प्रवेश नहीं, कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं है, पुलिस का महत्व और उसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो यही इसका उपयुक्त शीर्षक है। दोस्तों, 27 में से कितने क्वेश्चन सही रहे ये आप कमेंट में जरूर बताना। दूसरी चीज, आप किस टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बता देना। मेरी मेहनत कंटेंट पसंद आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आऊंगा। जब तक आपका एग्जाम रहेगा ना, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये सब आपके लिए नॉर्मल लगने लगेगा। आपको क्वेश्चन कोई आलतू फालतू उठा के नहीं ला रखे, आप देख सकते हैं बहुत लेवल वाले क्वेश्चन हैं। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट में डेली आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलते हैं, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।